हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित टीचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री क्लास 10th का। और ये वाला बुक हम पढ़ाएंगे, ये जो भारती भवन प्रकाशन का ये जो बुक है, इसको हम पढ़ाएंगे एकदम बिल्कुल लाइन बाय लाइन, एकदम आसान भाषा में जो आपको समझ में आए। तो आइए इसको हम कंटिन्यू करते हैं और पहला चैप्टर से आज हम कंटिन्यू करते हैं। और पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे बर्फ पिघलते हैं, चीनी घुलते हैं, लकड़ी टूट जाते हैं, दूध फट जाते हैं, या दूध का परिवर्तन हो जाता है तो वो दही बन जाते हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं, या वायुमंडल में भी परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे तापमान बढ़ना, तापमान घटना, आर्द्रता बढ़ना, या पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी परिवर्तन होते रहते हैं। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में परिवर्तन से ज्वालामुखी निकलते हैं, भूकंप आते हैं, सुनामी आते हैं, पृथ्वी के भू पर पट्टी पर भी परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके कारण ग्लेशियर पिघलते हैं, बंजर भूमि उर्वरक भूमि में बदल जाते हैं, उपजाऊ भूमि में बदल जाते हैं। बहुत सारे ऐसा भूमि का टुकड़ा ऐसा है जो कि रेगिस्तान में बदल जाते हैं। तो हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। और ये परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं। एक पहला जो है भौतिक परिवर्तन, और दूसरा जो है रासायनिक परिवर्तन। तो हम पहला पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, या ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप उसके रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है, तो वैसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप उसके भौतिक गुण जैसे कि आकार, अवस्था, रंग या बनावट में परिवर्तन होता है, तो वैसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लकड़ी का टूटना, पानी बर्फ का पिघलना, उसके बाद चीनी का घुलना। अगर हम ईंट को एक ले जाए 2 मंजिल मकान पे और वहां से छोड़ेंगे तो ईंट टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। तो वो जो परिवर्तन जो होगा वो भौतिक परिवर्तन होगा, जिनमें आकार, अवस्था, रंग या बनावट में परिवर्तन होते हैं, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। या इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ परिवर्तित होकर नए पदार्थ का निर्माण करें, तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु जब आपस में मिलेंगे तो जल के 2 अणु का निर्माण होगा। यहाँ पर दो पदार्थ है और 2 पदार्थ परिवर्तित होकर जल का निर्माण कर रहे हैं, और जल जो कि नए गुण वाले जो है पदार्थ है। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु जब आपस में परिवर्तित होंगे तो परिवर्तन होने के बाद जो है HCl के 2 अणु का निर्माण करेंगे। तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। या इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार भी होगा कि केवल एक पदार्थ परिवर्तित होकर अगर नए पदार्थ का निर्माण करे, तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है CaCO3, ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट है और ये एक ही पदार्थ है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम गर्म करें, गर्म करें, तो गर्म करने पर ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे ही परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। फिर से रासायनिक परिवर्तन का एक बार और परिभाषा हम बताते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ परिवर्तित होकर नए पदार्थ का निर्माण करे, तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है, एक पदार्थ हाइड्रोजन है और एक पदार्थ ऑक्सीजन है, और दोनों पदार्थ परिवर्तित होकर जल का निर्माण कर रहे हैं। और जल जो कि नया पदार्थ है, नए गुण वाला पदार्थ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से इनका गुण जो है एकदम अलग है। दूसरा एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में परिवर्तित होकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहे हैं, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नए पदार्थ है और इनका गुण हाइड्रोजन और क्लोरीन से अलग है। तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ।
या केवल एक ही पदार्थ परिवर्तित होकर अगर नए पदार्थ का निर्माण करे तो वो रासायनिक परिवर्तन हुआ। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट एक पदार्थ है और इसको यदि हम गर्म करें तो गर्म करने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं, यानी कि ये दो पदार्थ जो है ये नए पदार्थ हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा इस प्रकार भी होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर यदि नए पदार्थ का निर्माण करें तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। और संसार में जितने भी संसार में नहीं, हाँ ठीक है, ब्रह्मांड में जितने भी परिवर्तन हुए थे शुरुआती दौर में, जो पृथ्वी पर जो है पहली बार जो है जीवन की खोज हुआ था, जीवन आए थे पहली बार पृथ्वी पर, वो रासायनिक अभिक्रिया के ही फलस्वरूप हुए। और इस रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। जो पहला जो है रासायनिक अभिक्रिया का पहला जो भाग है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और हिंदी में इसको हम अभिकारक कहते हैं। हिंदी में इसे हम अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया का जो दूसरा वाला जो भाग जो है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट, जिसका हिंदी जो है उत्पाद। क्या है? उत्पाद, या इसी को हम प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला रिएक्टेंट, या इसी को अभिकारक कहते हैं, और दूसरा जो होता है प्रोडक्ट, इसी को उत्पाद या इसी को प्रतिफल कहते हैं। अब बात यह है कि रिएक्टेंट कहते किसे हैं, अभिकारक कहते किसे हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले उसे हम अभिकारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद, प्रोडक्ट या प्रतिफल किससे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो इसी नए पदार्थ को हम प्रोडक्ट, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। अभिकारक जो हमेशा रासायनिक समीकरण के जो है ये जो बाएं हिस्से में होता है, ये रासायनिक समीकरण के किस हिस्से में होता है? तो ये बाएं हिस्से में होता है। और ये जो प्रोडक्ट जो है, उत्पाद या प्रतिफल जो है, ये हमेशा रासायनिक समीकरण के जो है ये दाएं हिस्से में होता है। ये कहाँ होता है? दाएं हिस्से में। और अभिकारक और प्रोडक्ट को, प्रतिफल को जो है हम एक तीर के द्वारा जो है सेपरेट करते हैं, एक तीर के द्वारा जो है हम अलग करते हैं। समझ गए? अब जैसे कि एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं कि कौन अभिकारक होगा और कौन जो है प्रतिफल होगा। ऊपर वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि यहाँ पर, या दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पर इस एरो जो है, ये एरो के बाएं हिस्से में जो है ये जो है अभिकारक होगा, ये रिएक्टेंट होगा, और एरो के जो दाएं साइड में जो है ये जो है प्रोडक्ट होगा। नहीं, कार्बन और ऑक्सीजन क्या होंगे? तो अभिकारक होंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे। यही कार्बन और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, तो भाग लेने के बाद ही ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, तो ये जो है अभिकारक होंगे। ये कार्बन और ऑक्सीजन क्या होंगे? अभिकारक। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट बना है कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से,
तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जो है प्रोडक्ट होंगे। ये क्या होंगे? प्रोडक्ट। हिंदी में जो है इसको उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल। तो अभिकारक और उत्पाद समझ गए होंगे। अब आएंगे हम अगला टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। तो इसके लिए हम बोर्ड को साफ करते हैं। अगला टॉपिक जो है आपका वो है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि, या दूसरे भाषा में इसको हम कह सकते हैं कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं वो कैसे संपन्न होते हैं। ये जो रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं वो कैसे संपन्न होते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। तो आइए हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे संपन्न होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे संपन्न होते हैं, इसको समझने के लिए हमें जो है एक लेना होगा अभिकारक, एक लेना होगा अभिकारक, और दूसरा और जो है प्रतिफल या उत्पाद। दूसरी तरफ प्रतिफल या उत्पाद, ठीक है। और दोनों को जो है हम एरो के द्वारा हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। और अभिकारक के रूप में हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है CaCO3। और अभी हम पहले बताए हैं कि अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के उपरांत जो है प्रतिफल के रूप में जो है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO और साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक है और ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? प्रतिफल या प्रोडक्ट है। हमें समझना क्या है? तो हमें समझना ये है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कैसे होते हैं। तो ये जो अभिकारक जो है, ये जो अभिकारक जो है कैल्शियम कार्बोनेट, इसके अणु है, ये एक अणु है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु है। अब होते क्या है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कैसे होते हैं? तो अभिकारक के अणु जो है, कैल्शियम कार्बोनेट के अणु जो है, ये जो है पहले परमाणु में टूटेंगे। किस में टूटेंगे? परमाणु में। अणु पहले परमाणु में टूटेंगे, और अणु हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो है जैसे कि कैल्शियम परमाणु में टूटेंगे, कार्बन परमाणु में टूटेंगे और ऑक्सीजन परमाणु में टूटेंगे। और यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु। नहीं, पहले ये अणु जो है किस में टूटेंगे? परमाणु में। चूंकि कैल्शियम कार्बोनेट हमारा अणु है तो ये कैल्शियम परमाणु, कार्बन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु में टूटेंगे। और टूटने के बाद इस परमाणु के जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। कौन इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसको हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। और अगला प्रोसेस है कि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर जो है एक नए बंधन का निर्माण करते हैं। एक नए जो है रासायनिक बंधन, नए रासायनिक बंधन बनाते हैं, नए रासायनिक बंधन बनाते हैं। और नए रासायनिक बंधन बनाने के फलस्वरूप जो है उसी के उपरांत जो है नया पदार्थ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नया पदार्थ। और ये जो नए पदार्थ का जो निर्माण होता है, यही नए पदार्थ जो है प्रोडक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट या प्रतिफल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट या प्रतिफल, या यही जो है नया अणु है। ये क्या है? नया अणु है। इसको हम प्रोडक्ट भी कहेंगे, इसको हम प्रतिफल कहेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक बार और समझाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया
सॉरी हाँ, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कैसे होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए हमें एक अभिकारक चाहिए और प्रतिफल चाहिए। अभिकारक के रूप में हम कैल्शियम कार्बोनेट लिए हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के अणु पहले परमाणु में टूटेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट के अणु परमाणु में कैल्शियम परमाणु, कार्बन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु में टूटेंगे। उसके बाद इन परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद एक नए रासायनिक बंधन बनाएंगे और इसे नए रासायनिक बंधन के फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होगा और इसी नए पदार्थ को हम प्रोडक्ट, प्रतिफल या उत्पाद या नया अणु कहेंगे। तो इस प्रकार जो है रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, ये जो रासायनिक अभिक्रिया जो है कि आखिर इसकी क्या क्या विशेषता होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की बहुत सारा विशेषताएं हैं। आइए हम एक एक कर इसको हम पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में सबसे पहला विशेषता ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है, या ये भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस उत्पन्न हो सकते हैं। तो आइए, पहला विशेषता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसकी उत्पत्ति होती है? तो गैस की उत्पत्ति होती है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। कैसे? तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल है और इसी अम्ल का प्रयोग जो है बैटरी में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रबल अम्ल है और सल्फ्यूरिक अम्ल में जो है यदि हम सोडियम धातु को डालेंगे, किसको डालेंगे? सोडियम धातु को डालेंगे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में यदि हम सोडियम धातु को डालेंगे तो हमें प्राप्त होगा Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, और इसके साथ में जो है हाइड्रोजन गैस भी निकलेंगे। और जो गैस जो निकलता है उसको जो है रासायनिक समीकरण में ऊपर की तरफ एरो के जैसा हम दर्शाते हैं। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, आइए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि जिंक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी प्रबल अम्ल है और हमारे अमाशय में पाया जाता है। भोजन को पचाने का काम यही करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और HCl की अभिक्रिया जब हम जिंक से करवाएंगे, HCl की अभिक्रिया किससे करवाएंगे? जिंक से। तो जब जिंक से करवाएंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2 और साथ में जो है यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस निकलेंगे। कौन सा गैस निकलेंगे? हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार आपने देख लिए कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसकी उत्पत्ति होती है? गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा विशेषता ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है ताप में परिवर्तन होते हैं। किस में परिवर्तन होते हैं? ताप में परिवर्तन होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है किस में परिवर्तन होते हैं? ताप में परिवर्तन होते हैं। और इसको भी हम एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। और एग्जाम्पल में ये है कि हम लेंगे CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम कली चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? कली चूना। ये वही चूना है जिससे घर की पुताई होती है, ये वही चूना है जिसको लोग जो है खैनी में मलकर खाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि कली चूना में यदि हम जल को मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं? जल को। कली चूना में जब हम जल को मिलाएंगे या जल में कली चूना को मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। और इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। और इसके साथ में जो है उष्मा उत्पन्न होंगे। क्या उत्पन्न होंगे? उष्मा जो है उत्पन्न होंगे। कहने का मतलब ये है
कि कली चूना के ढेला पर यदि हम जल गिराएंगे तो जल गिराने पर जो है उष्मा उत्पन्न होंगे। और आपने देखे होंगे दिवाली में जब घर का पोताई किए होंगे तो डब्बा में हम पानी रखते हैं और पानी में हम चूना रखते हैं, मार्केट से खरीद कर लाते हैं। और जब चूना रखते हैं तो वो पानी और चूना का घोल जो है गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसकी उत्पन्न होती है, उष्मा के उत्पन्न होते हैं, अर्थात ताप में परिवर्तन होते हैं। ठीक है। और ऐसा अभिक्रिया जिनमें उष्मा उत्पन्न हो, ऐसा अभिक्रिया जिनमें उष्मा उत्पन्न हो तो वैसे अभिक्रिया को हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसा अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न हो तो वैसे अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और चूना और जल की अभिक्रिया जो है उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और इसके उल्टा उष्माशोषी अभिक्रिया, ऐसा अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप उष्मा का शोषण किया जाए, अवशोषण किया जाए तो वैसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उष्माशोषी अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे अगला रासायनिक अभिक्रिया की अगला विशेषता है। अगला विशेषता यह है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है अवस्था में परिवर्तन होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसमें परिवर्तन होते हैं? तो अवस्था में परिवर्तन होते हैं। और इसको भी हम एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे। और इसका बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल है कि H2 हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो अभिक्रिया करने के उपरांत जो है किसका निर्माण करेंगे? जल का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? जल का निर्माण करेंगे। ये समीकरण सही है लेकिन हो सकता है कि असंतुलित हो, तो इसको हम संतुलित कर लेंगे। H2O2 H2 यहाँ पर 2 कर देंगे तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो गए, तो यहाँ पर भी हम 2 बिठा देंगे। समीकरण सही होगा, भले संतुलित असंतुलित वो दूर की बात है, कहीं असंतुलित हो जाए तो उसको हम संतुलित कर लेंगे। ठीक है, लेकिन समीकरण सही है। तो अभी हम क्या बता रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है अवस्था में परिवर्तन होते हैं। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। और कैसे अवस्था में परिवर्तन होते हैं? तो हाइड्रोजन जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद जो है जल का निर्माण करते हैं, और जल जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये भी क्लियर हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है अवस्था में परिवर्तन होता है। अब हम पढ़ेंगे अगला विशेषता। अगला विशेषता ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है रंग में परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है? रंग में परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन होता है। और इसको हम एग्जाम्पल से जो है इसको हम समझेंगे। और इसके एग्जाम्पल में है KMNO4 जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। ये क्या है? तो इसको हम लिख देते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट है नहीं। और पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें तो इसका रंग जो है बैंगनी होता है। इसका रंग कैसा होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट का रंग जो है बैंगनी होता है। कैसा होता है? बैंगनी। और पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में यदि हम नींबू के रस को मिलाएंगे, किसको मिलाएंगे? नींबू रस मिलाएंगे, तो होगा ये कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का रंग जो बैंगनी जो है, बैंगनी से जो है रंग जो है गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैंगनी रंग क्या हो जाएगा? बैंगनी रंग जो है गायब हो जाएगा, अर्थात जो है ये जो है रंगहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंगहीन। इस प्रकार अवस्था में परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। एक और जो है इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल में हम लेते हैं K2CR2O7 जिसको हम कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये पोटेशियम डाइक्रोमेनेट का जो है रासायनिक सूत्र है। और इसका रंग की बात करें तो इसका रंग जो है नारंगी होता है।
इस पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। कैसा रंग होता है? नारंगी। और इस पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग नारंगी होता है और इसमें यदि हम SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो ये नारंगी से जो है हरा रंग का हो जाएगा। नारंगी से किस रंग का हो जाएगा? हरे रंग का हो जाएगा। तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है रंग में परिवर्तन होता है। जैसा कि आपने देख लिया पहले एग्जांपल में कि पोटेशियम परमैंगनेट बैगनी रंग का था और इसमें हम नींबू का रस मिलाए हैं तो क्या हुआ है कि बैगनी रंग क्या हो गया है? गायब हो गया है। और दूसरा एग्जांपल K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका रंग नारंगी होता है और इसमें यदि हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किए हैं तो नारंगी से रंग क्या हो गया है? हरा रंग का हो गया है। ठीक है। अगली विशेषता रासायनिक अभिक्रिया की अगली विशेषता ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है अवक्षेप बनते हैं। क्या बनते हैं? अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। अब ये अवक्षेप क्या है? अब ये अवक्षेप क्या है? तो अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है। अवक्षेप क्या है? एक ठोस पदार्थ दही जैसा होता है जिसको हम अवक्षेप कहते हैं। इसको भी हम एग्जाम्पल से हम समझते हैं और इसका एग्जाम्पल हम नीचे लिखते हैं क्योंकि ऊपर जो जगह नहीं है। और इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए हम लेंगे NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेंगे। सोडियम क्लोराइड का क्या लेंगे? जलीय विलयन। जलीय विलयन। और इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे AgNO3 से जिसको हम सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 को क्या कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। और इसका भी जलीय विलयन ही भी लेंगे। सिल्वर नाइट्रेट का भी क्या लेंगे? जलीय विलयन। और दोनों की अभिक्रिया जब हम करवाएंगे तो प्राप्त होगा हमें AgCl का अवक्षेप। क्या होगा? AgCl का अवक्षेप यानी कि सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होगा जो दही जैसा होगा, सफेद होगा। तो इस प्रकार आपने समझ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस की उत्पत्ति होती है, ताप में परिवर्तन होते हैं, अवस्था में परिवर्तन होते हैं, रंग में परिवर्तन होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है अवक्षेप भी बनते हैं। एक और विशेषता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है गंध में परिवर्तन होता है। एक और विशेषता यह है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस में परिवर्तन होता है? गंध में परिवर्तन होता है। छठा विशेषता यह है गंध में परिवर्तन। और इसको भी हम एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। तो हम लेते हैं C2H5OH जो कि क्या है? एथेनॉल का ये सूत्र है। ये किसका सूत्र है? एथेनॉल का। C2H5OH ये किसका सूत्र है? एथेनॉल का। और एथेनॉल की अभिक्रिया हम इथेनोइक अम्ल से कराएंगे। किससे करवाएंगे? इथेनोइक अम्ल यानी कि CH3COOH। और ये किसका सूत्र है? इथेनोइक अम्ल का सूत्र है। इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल का सूत्र है। तो इथेनॉल की अभिक्रिया जब हम किससे करवाएंगे? इथेनोइक अम्ल से करवाएंगे। ठीक है। लेकिन इथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया तब करवाएंगे जब H2SO4 की उपस्थिति हो यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति हो। तो उस दौरान जो है बनेगा हमको CH3CO भूल रहे हैं, सॉरी, और C2H5 और प्लस में H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O यानी कि एथिल एथेनोइटिक एस्टर बनेगा। क्या बनेगा? एथिल एथेनोइटिक एस्टर। ठीक है। और ये बनने के कारण दौरान जो है एक मीठी गंध उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? एक मीठी गंध उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार आप देख लिए कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है ताप में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, अवक्षेप बनते हैं, गंध में परिवर्तन होता है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे और अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। अगला टॉपिक क्या है? रासायनिक समीकरण हम पढ़ेंगे अब।
इसके लिए हम बोर्ड को साफ करेंगे। हमारा अगला टॉपिक क्या है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? तो देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत और सूत्र के माध्यम से उसे संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक बार और, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेत और सूत्र के माध्यम से संक्षिप्त रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि यदि हम आपसे कहें कि कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं, और इसको यदि हम लिखेंगे तो ये 2 लाइन हो जाएगा कि कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो कराने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। लेकिन इसी बात को हम उसके संकेत और सूत्र के माध्यम से संक्षिप्त रूप में हम लिखते हैं। जैसे कि हम जो बोले हैं उसी को संकेत एवं सूत्र के माध्यम से कार्बन की अभिक्रिया, यानी कि कार्बन का यहाँ पर हम संकेत लिखेंगे, और किससे कराएंगे कार्बन की अभिक्रिया? ऑक्सीजन से करवाएंगे। ऑक्सीजन की यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? संकेत लिखेंगे। तो दोनों की अभिक्रिया जब हम कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगा। और इस प्रकार यहाँ हम संकेत का जो है इस्तेमाल किए हैं और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के सूत्र का इस्तेमाल किए हैं, और इस प्रकार इसको हम संक्षिप्त में लिखे हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण में अभिकारक होते हैं बाएं हिस्से में, और बीच में एरो होते हैं, और एरो के उस पार दाएं हिस्से में क्या होते हैं? प्रतिफल होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिफल या उत्पाद होते हैं। समझ गए? रासायनिक समीकरण समझ गए? तो अब ये हम समझेंगे कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। ये रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला कौन सा है? संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा इसके उल्टा असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो पहले हम पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। आखिर संतुलित रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं? रासायनिक समीकरण तो समझ गए। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्र के माध्यम से उसे संक्षिप्त रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। और इसके 2 भाग होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए किसे कहते हैं संतुलित? तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के प्रत्येक तत्व के परमाणु, अभिकारक के प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर होंगे प्रतिफल या उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणु से। तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसे कहते हैं? तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर होंगे प्रतिफल के प्रत्येक तत्व के परमाणु से। तो ऐसे रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। और जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का। कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का। और जैसे कि आप जान रहे हैं यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन ये अभिकारक है, और एरो के उस पार यानी कि दाएं तरफ ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रतिफल है, प्रोडक्ट है या उत्पाद है। अब हम देखेंगे कि क्या अभिकारक के प्रत्येक तत्व के परमाणु और प्रतिफल के प्रत्येक तत्व के परमाणु आपस में बराबर है? यदि है तो संतुलित है। कैसे?
तो यहाँ पर देखिए कार्बन के कितने परमाणु, इसमें कार्बन के 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, लेकिन उस पर देखिए प्रतिफल में कार्बन के भी 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु है। तो हम कहेंगे ये जो रासायनिक समीकरण जो है ये क्या है, संतुलित है, यानी कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। समझ गए। अब दूसरा क्या है, तो दूसरा जो है असंतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो संतुलित के एकदम उल्टा है, एकदम विपरीत है कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के प्रत्येक तत्व के परमाणु प्रतिफल के प्रत्येक तत्व के परमाणु से बराबर नहीं हो, तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हम क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि अभिकारक के प्रत्येक तत्व के परमाणु, अभिकारक के प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर नहीं होंगे प्रतिफल के प्रत्येक तत्व के परमाणु से, प्रतिफल के प्रत्येक तत्व के परमाणु से। तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और यहाँ पर हम एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे कि H2 यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु जब आपस में मिलेंगे तो H2O का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये संतुलित है कि असंतुलित, तो ये असंतुलित है। कैसे, तो अभिकारक के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या देखेंगे और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, लेकिन उस पर प्रोडक्ट में देखिए, प्रतिफल में देखिए कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। तो ये रासायनिक समीकरण जो है क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि इसमें अभिकारक के प्रत्येक तत्व के परमाणु प्रतिफल के प्रत्येक तत्व के परमाणु से बराबर नहीं है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं और एग्जाम्पल में लेते हैं N2 अब प्लस में H2 अभिक्रिया करके जो है किसका निर्माण करते हैं, NH3 का। ये भी असंतुलित रासायनिक समीकरण के एग्जाम्पल है। कैसे, तो आप इधर देखिए अभिकारक में देखिए, रिएक्टेंट में देखिए, नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन उस पर प्रोडक्ट में देखिए कि नाइट्रोजन के 1 ही परमाणु है और हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं। तो इस प्रकार इन दोनों अभिकारक और प्रतिफल के प्रत्येक तत्व के परमाणु आपस में बराबर नहीं है। तो ये भी क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। और जितने भी असंतुलित रासायनिक समीकरण है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन कराने के लिए जो है असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं। क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। कैसे संतुलित करेंगे, तो आइए देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, उस पर देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 ही परमाणु है। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु हम करेंगे और इसके लिए हम यहाँ पर जो है 2 लिखेंगे। तो ऑक्सीजन के तो 2 परमाणु हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो गए। तो हम करेंगे क्या कि इस पर जो है अभिकारक में जो है यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो 2 दूना 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 परमाणु और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 परमाणु, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु। इस प्रकार ये जो है रासायनिक समीकरण जो है संतुलित हो गए। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करेंगे। दूसरा में देखिए कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, उधर नाइट्रोजन के 1 परमाणु लेकिन हाइड्रोजन के 3 परमाणु है। अब इसको कैसे संतुलित करेंगे, तो आइए करते हैं। देखिए नाइट्रोजन के 2 परमाणु है तो उधर भी नाइट्रोजन के 2 परमाणु करेंगे प्रोडक्ट में और यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो इस प्रकार नाइट्रोजन के 2 परमाणु हो गए, नाइट्रोजन के 2 परमाणु हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के अब 3 दूना 6 परमाणु हो गए। तो ये तो बराबर नहीं हुए। तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे। तो इस प्रकार हाइड्रोजन के भी 6 परमाणु हो गए, 3 दूना 6 परमाणु। इस प्रकार आपका ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब ये जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेंगे। समझ गए। आइए अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण के द्वारा हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं, इसको हम लोग जानते हैं।
इसके लिए हम बोर्ड को साफ करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण के द्वारा प्राप्त होने वाली सूचनाएं कि आखिर हमें रासायनिक समीकरण से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है, तो इसको हम समझेंगे। और इसको समझने के लिए एक हम रासायनिक समीकरण लेते हैं और बड़ा ही रासायनिक आसान समीकरण, और वो है कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेंगे। तो रासायनिक समीकरण के द्वारा प्राप्त होने वाली पहली जानकारी में ये है कि रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक और प्रतिफल की जानकारी प्राप्त होती है। पहली विशेषता क्या है, कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है, तो रासायनिक समीकरण से जो है हमें अभिकारक तथा प्रतिफल की जानकारी प्राप्त होती है। अब कैसे, तो आप देख लीजिए पहले समीकरण में, इस समीकरण में देख लीजिए अभिकारक कौन है, तो आप खुद बता दीजिएगा कि एरो के बाह्य हिस्से में जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक होते हैं, और अभिकारक कार्बन है और वो अभिकारक जो है ऑक्सीजन है। प्रतिफल क्या है, तो प्रतिफल हमेशा एरो के दाएं हिस्से में होते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसको प्रतिफल कहते हैं, और यहाँ पर प्रतिफल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस प्रकार जानकारी होती है। पहली सूचना प्राप्त होती है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक एवं उत्पाद की हमको जानकारी होती है। दूसरी सूचना ये है कि अभिकारक एवं प्रतिफल की सूत्र एवं संकेत का पता चलता है। सूत्र एवं संकेत का पता चलता है और साफ साफ पता चल रहा है कि अभिकारक के जो संकेत जो है यहाँ पर कार्बन का C है और ऑक्सीजन का O है, और उधर जो है प्रोडक्ट का सूत्र देख लीजिए CO2 है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। नहीं, उसके बाद में अगला जानकारी ये है कि अपेक्षिक संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। अभिकारक एवं प्रतिफल का जो है अपेक्षिक संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। अपेक्षिक संख्या की जानकारी जो है प्राप्त होती है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कार्बन 1 है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है और कार्बन डाइऑक्साइड की 1 परमाणु है, एक अणु है। तो यहाँ पर जो है संख्या की जानकारी प्राप्त हो गई। ठीक है, उसके बाद में अभिकारक एवं प्रतिफल के मोलों की संख्या की पता चलता है। चौथा क्या है, तो अभिकारक एवं प्रतिफल का जो है मोलों की संख्या की जानकारी प्राप्त होते हैं। मोलों की संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। चौथा सूचना ये है। पांचवा सूचना की अगर हम बात करें तो ये गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षिक आयतन की जानकारी देती है। ये किसकी जानकारी देती है, आयतन की, अपेक्षिक आयतन की जो है जानकारी देती है। तो 5 सूचनाएं हैं जो हमें रासायनिक समीकरण से प्राप्त होती है। अब हम ये पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण के द्वारा कौन सी ऐसी सूचना है जो प्राप्त नहीं होती है। आज का ये लास्ट टॉपिक है। रासायनिक समीकरण के द्वारा प्राप्त न होने वाली सूचनाएं। तो पहली सूचना ये है कि रासायनिक समीकरण जो है हमें भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देती है। भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देती है। भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देती है। वो कौन सी सूचना है जो हमें प्राप्त नहीं होता है, तो भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देती है, अर्थात ठोस, द्रव और गैस के हमें पता नहीं चलता है। दूसरा,
दूसरा, ऐसा कौन सी सूचना है जो रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण के द्वारा हमें प्राप्त नहीं होती है? तो अवशोषित ऊष्मा या उत्सर्जित ऊष्मा की जानकारी नहीं होती है। ठीक है, किसकी जानकारी नहीं मिलती है? तो अवशोषित ऊष्मा तथा उत्सर्जित ऊष्मा की जानकारी जो है नहीं मिलती है, जानकारी नहीं मिलती है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट कौन सा है जो रासायनिक समीकरण के द्वारा हमें प्राप्त नहीं होती है? तो रासायनिक समीकरण से हमें अभिक्रिया का वेग की जानकारी नहीं मिलती है। अभिक्रिया का वेग की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी रिएक्शन कितना देर में हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किए हैं, तो कितना देर में ये रिएक्शन हुआ है, तो अभिक्रिया के वेग की जानकारी नहीं होती है। उसके बाद में जो चौथा जो जानकारी जो है वो प्राप्त नहीं होती है कि विस्फोट की जानकारी नहीं मिलती है। किसकी जानकारी नहीं मिलती है? विस्फोट की जानकारी नहीं मिलती है, विस्फोट की जानकारी नहीं मिलती है। और पांचवा न प्राप्त होने वाला सूचना यह है कि द्रव्यमान की जानकारी नहीं मिलती है, द्रव्यमान की जानकारी जो है नहीं मिलती है। समझ गए? तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको, मुझे उम्मीद है कि हम जितना पढ़ाए हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। जहाँ तक पढ़ाए हैं उससे जस्ट आगे से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।